नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रश्नास्त्र के नेक्स्ट सेशन के साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण दोस्त लंबे लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश करता हूं मैं एक आध दिन में कुछ और ज़्यादा प्रश्न कवर करने के लिए। ठीक है, आज का प्रश्नास्त्र में पहला प्रश्न है, भारत में लेखा मानक 1 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 निम्न विषय पर व्याख्या करती है। भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है ना, ये लेक्चर नंबर 58 में मैंने बनाया हुआ है। आपको कुछ प्रमुख अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद कर लेने हैं। तो भारत में लेखा मानक 1 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 निम्न विषय पर व्याख्या करती है। पहला है नकदी प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दूसरा है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिपिक्टाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मूल्यह्रास लेखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स और सूची मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो लेक्चर 58 में जाके आप कुछ 8-10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने अपने नोट्स में बताए हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ठीक है, सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या लेखा मानक 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकंसिलिएशन सॉरी एक बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, बैंक समाधान विवरण को डैश की सहायता से तैयार किया जाता है। पहला है रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। दूसरा है रोकड़ बही, है ना, रोकड़ बही मतलब कैश बुक, है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक विवरण, कैश बुक के बैंक विवरण के कैश कॉलम और कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो किससे तैयार किया जाता है, ये आप लेक्चर 56 में जाएंगे तो वहां पे मैंने अपने नोट्स में लेक्चर यूट्यूब वीडियो में लेक्चर 56 में मैंने समझाया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। और वहां से आपको समझ में आएगा कि एक बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, तो बैंक जो होता है ना, बैंक अपनी तरफ की पासबुक का कैश कॉलम बनाता है और व्यापार अपना कैश बुक बनाता है। तो आंसर हो जाएगा रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम, रोकड़ बही कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों के नकदी कॉलम या कैश कॉलम्स। ठीक है, लेक्चर 56 में जाके पढ़िएगा। ये सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सुपरफिशियली देखना है। आपकी परीक्षा के हिसाब से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है जो कि मैंने यूट्यूब लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया है और उसकी पीडीएफ कॉपी आप नॉमिनल चार्जेस पे इसी लेक्चर में नीचे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डिसीजन निर्णय प्रकार्य है या डिसीजन मेकिंग जो ऑपरेटिव स्ट्रक्चर है ना, निर्णय प्रकार्य है, उसको कितने प्रकार के निर्णयों में बांटा जा सकता है, इसकी थ्योरी मिलेगी आपको लेक्चर नंबर 59 में। ये सब दोस्तों लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। और हिंदी टफ है, इंग्लिश में देखते रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डिसीजन फंक्शन है, डिसीजन फंक्शन को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, तो ए है ओनली फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ओनली फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ओनली कैपिटल बजटिंग, कैश मैनेजमेंट एंड डेप्ट मैनेजमेंट, और डी है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड असेट मैनेजमेंट। ठीक है, या ऑपरेटिंग उसमें। ठीक है, तो आपको बताना है कि केवल वित्तीय और निवेश, केवल वित्तीय और लाभांश, केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन। ठीक है, तो जब आप लेक्चर 59 में देखेंगे तो निर्णय के प्रकार बाकायदा मैंने चार्ट से बनाए हुए हैं। वहां पे निर्णय 3 तरीके से लिए जा सकते हैं, या तो इन्वेस्टिंग का निर्णय लेना है या फाइनेंसिंग, है ना, जो फाइनेंस कहां से आएगा वो फाइनेंस जो आ रहा है उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है वो, और जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और असेट मैनेजमेंट। ये पार्ट कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग पार्ट हैं किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पार्ट कौन कौन से हैं? कहां से पैसा आएगा, फाइनेंसिंग होगी, कहां पे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि फर्दर उससे ग्रो हो और पैसा आप कमा सकें, और असेट मैनेजमेंट कैसे कर सके। तो आंसर शुड बी डी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पीपल्स आर परफॉर्मिंग बेटर व्हेन दे गेट दी असिस्टेंट रिएक्शन। सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे डैश के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके की प्रतिक्रिया जो होता है या रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पहला है उपलब्धि की आवश्यकता, या इसी को बोलेंगे नीड ऑफ अचीवमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन। संबंधन का मतलब क्या होता है? एफिलिएशन, नीड ऑफ एफिलिएशन। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 33 में मैंने मैक्लीलैंड की विचारधारा बताई है, अभिप्रेरणा की। लेक्चर नंबर 33 में मैंने मैक्लीलैंड की मोटिवेशन थ्योरी बताई है। मैक्लीलैंड की मोटिवेशन थ्योरी में मैंने 3 प्रकार की नीड्स बताई हैं, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन। जब ये तीनों कर्मचारियों को मिलती हैं तो कर्मचारियों को कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें प्रतिक्रिया दी जाए। प्रतिक्रिया दी जा रही है मतलब उनसे कंसर्न शो किया जा रहा है। जो उनका बॉस है या जो उनका पर्यवेक्षक है या जो उनका टॉप मैनेजमेंट है वो उस कर्मचारी से क्या है? कंसर्न है। कंसर्न मतलब उससे मतलब बता रहा है कि मुझे तुम्हारे कार्य से बहुत अच्छा लग रहा है, तो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। तो उसको क्या मिल रहा है? उसको नीड फॉर एफिलिएशन मिल रहा है, उसको कंसर्न मिल रहा है ना। उसके काम पे ध्यान दिया जा रहा है, उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा संबंधन की आवश्यकता या नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, जब आपको एफिलिएशन मिलता है, जब अपने काम की तारीफ मिलती है आपको, तो उसी को बोलते हैं नीड फॉर एफिलिएशन, जो कि मैंने मैक्लीलैंड की थ्योरी में बताया। लेक्चर नंबर 33 में जाके आप इसको कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट कंपनी ने की थी। यह उदाहरण है। ठीक है, सूटकेस विद द व्हील्स, सूटकेस विद द रोलर्स is started by aristocrat company. This is the example of, this is an example of, पहला है संवर्धित उत्पाद, that is called augmented product। दूसरा है जनरल प्रोडक्ट, सामान्य उत्पाद। तीसरा है संभावित उत्पाद, that is probable प्रोडक्ट। और चौथा है कन्वेंशनल उत्पाद या पारंपरिक उत्पाद। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये लेक्चर 48 में। लेक्चर नंबर 48 में मैंने आपको प्रोडक्ट में पढ़ाया है। जब मैंने मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया है आपने, तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं, 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसी क्रम में याद रहना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि सूटकेस से अपना काम चल जाएगा, लेकिन सूटकेस में यदि पहिए लगा दोगे तो सूटकेस में आपने क्या कर दिया? वैल्यू एडिशन कर दिया। तो उसमें क्या कर दिया आपने? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बना दिया या संवर्धित उत्पाद बना दिया। मैंने वहां पे लेक्चर में एग्जांपल समझाया है कि सामान्य सा एक जो बटन वाला मोबाइल है वो बातचीत करने, आने, फोन कॉल करने और भेजने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको उच्च क्वालिटी के वीडियो, ऑडियो सब ये देखने हैं, व्हाट्सअप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, तो उसके लिए फिर आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? एंड्रॉइड फोन चाहिए, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। फिर उसमें भी और ऑगमेंटेड क्या हो जाएगा? एप्पल का फोन चाहिए, तो दैट इज मोर ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड का मतलब ही होता है संवर्धित या बढ़ा हुआ। इंग्लिश का वर्ड है ऑगमेंटेड, जिसका मतलब है बढ़ा हुआ। इंग्लिश में भी ये शब्द दिखेगा आपको, इंग्लिश के पेपर में भी। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनूठा प्रतीक, अ यूनिक सिंबल
जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है डैश के रूप में जाना जाता है। अ यूनिक सिंबल विच इज द पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज। यूनिक सिंबल तो है ना, पहला है ब्रांड नेम, दूसरा है ब्रांड का निशान दैट इज कॉल्ड मोनो, तीसरा है लोगो ब्रांड का दैट इज कॉल्ड लोगो, एंड डी इज पेटेंट। तो एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का हिस्सा होता है। इसी तरीके का एक प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा ही प्रश्न अपन ने पिछले प्रश्नास्त्र में किया है, प्रश्नास्त्र नंबर 5 में किया हुआ है। प्रश्नास्त्र नंबर 5 में देखेंगे उसका आंसर ब्रांड नेम था। बताते समय थोड़ा सा वहां पे मेरे को हेजिटेशन हुआ था, फिर मैंने उसको करेक्ट कर दिया था, ब्रांड नेम था, है ना। ब्रांड का वह पार्ट जो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, अर्थात बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रांड नेम, जो पिछले प्रश्नास्त्र में मैंने कराया था। आज क्या है, अनूठा प्रतीक है जो ब्रांड का हिस्सा होता है। ठीक है, तो अनूठा प्रतीक क्या होता है, ये अनूठा प्रतीक है जी। किसका अनूठा प्रतीक है, टोयोटा का। ठीक है, ये अनूठा प्रतीक किसका है जी, नाइकी का। ये किसका है, नाइक। आप शूज पहनते हैं, नाइक का मतलब होता है गॉडेस ऑफ विक्ट्री, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, अर्थात आप नाइकी के शूज पहनेंगे, नाइकी के स्पोर्ट्स वियर पहनेंगे तो आप जीतेंगे, है ना। जीत की देवी, नाइक का मतलब होता है जीत की देवी। और इस पर्टिकुलर साइन को बोला गया है शूज। इस जो राइट का चिन्ह है इसको क्या चिन्ह बोलते हैं, शूज, है ना। और नाइकी का मतलब अगर आ जाए परीक्षा में तो गॉडेस ऑफ कॉन्कर या गॉडेस ऑफ विक्ट्री, है ना, जीत की देवी, नाइकी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो लोगो जो होता है ये एक अनूठा प्रतीक होता है, जबकि ब्रांड निशान क्या होता है, ब्रांड निशान जो होता है वो टोयोटा को लिखने का स्पेसिफिक ढंग है, ये टोयोटा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, और ब्रांड नेम तो मौखिक और लिखित दोनों होता है, पेटेंट अलग चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण विस्तृति, या हिंदी कितनी टफ है देखिए, नियंत्रण विस्तृति, इंग्लिश में सरल है, स्पान ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया था। मैंने आपको ये स्टाफिंग में पढ़ाया हुआ है, स्पान ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो नियंत्रण विस्तृति या स्पान ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने का फॉर्मूला जो है वो किसने दिया था। ऑप्शन ए है मार्टिन, ऑप्शन बी है पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी है हेनरी फेयोल और ऑप्शन डी है ग्रैक्यूनास। ठीक है, तो बहुत सरल है। स्पान ऑफ कंट्रोल में जो फॉर्मूला दिया था वो ग्रैक्यूनास ने दिया था, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 2 to the power n upon 2 plus n minus 1। ये फॉर्मूला था। 3 तरीके के रिलेशंस हैं, है ना। ये मैंने इसका एक शॉर्ट्स बनाया है अपने वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक शॉर्ट मिलेगा, शॉर्ट में मैंने ग्रैक्यूनास का फॉर्मूला बताया है। इसमें 3 तरीके के रिलेशंस होते हैं, सिंगल डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिंगल ग्रुप रिलेशनशिप और क्रॉस रिलेशनशिप। ठीक है, यदि n की वैल्यू मान लीजिए कि किसी बॉस के अंडर में 2 सबऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, तो n जो है वो सबऑर्डिनेट्स की संख्या है और रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, n की जगह कितना रख दूं मैं, 2, तो 2 to the power 2 upon 2 plus n minus 1 दैट इज 2 to the power 4, है ना। n यहां भी 2 आ जाएगा, 2 to the power 4 by 2 is equals to 2, 2 plus 1 is equals to 3, 3 into 2 is equals to 6, तो 6 रिलेशनशिप हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ग्रैक्यूनास का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 6 रिलेशनशिप होंगे। कैसे, मैंने आपको बताए थे, बॉस का ए के साथ, बॉस का बी के साथ 2 रिलेशनशिप, बॉस का ए के साथ बी के प्रेजेंस में, बॉस का बी के साथ ए के प्रेजेंस में, 2 और 2 4, और ए का बी के साथ और बी का ए के साथ 6, तो 6 रिलेशनशिप इस तरीके से आ जाएंगे, ग्रैक्यूनास फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजीगत व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूंजीगत व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या इसी को कई बार बोल देते हैं अदत्त व्यय, जो आपने व्यय कर तो दिया है लेकिन उसका पेमेंट करना आपको बाकी है। तो पूंजीगत व्यय डैश में परिलक्षित होता है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग, फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ तथा हानि खाता, तीसरा लाभ तथा हानि विनियोजन खाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और चौथा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं तुलन पत्र, और एक नाम है चिट्ठा और एक नाम है विवरण। तो तुलन पत्र, चिट्ठा, विवरण, या इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस शीट। तो
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो किसमें बताया जाता है? पूंजीगत व्यय जो होता है या अदत्त व्यय जो होता है ना। लेक्चर नंबर 57 में जाके आप देखेंगे तो मैंने वहां तीनों जो स्टेटमेंट्स बताए हुए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बताया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया हुआ है और बैलेंस शीट बताया हुआ है, उसके फॉर्मेट्स बताए हुए हैं और कौन कौन सी जगह कौन कौन सी मद में आता है। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज की तरफ, देनदारी की तरफ आपको देना बाकी है ना ये व्यय आप उससे सेवाएं ले चुके हैं मजदूरों से, लेकिन मजदूरों को मजदूरी हफ्ते भर में करते हैं आप पेमेंट, तो संडे के संडे उसको पेमेंट देंगे तो उसका पेमेंट देना आपको बाकी है, आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर, ये बकाया है। तो आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ये पार्ट बहुत सरल रूप में आने वाला है परीक्षा में, बस आप अपने अंदर का डर समाप्त कर लें और एक बार अच्छे से YouTube के सारे लेक्चर्स अपने जाके देख सकते हैं पन्ना कंपटीशन क्लासेस के, बहुत मेहनत से और बहुत कंसाइज और कंसोलिडेट तरीके से तैयार करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षता डैश बाजार हिस्सा होता है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न देख, हिंदी में टफ है, इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िए और आपको प्रश्न देख के समझना है कि ये किस चैप्टर से, किस पार्ट से ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले अगर ये समझ गए आप तो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो एक तेजी से बढ़ते बाजार में मतलब प्रश्न चिन्ह श्रेणी मतलब आपको मालूम होगा, मैंने एक शॉर्ट बनाया था, अपने वीडियोस में जाके देखेंगे, एक शॉर्ट बनाया था मैंने जिसमें एक स्टार बनाया था, एक क्वेश्चन मार्क बनाया था, एक डॉग्स बनाया था और एक बनाया था कैश काउ, जिसको मैंने बोला है BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें से एक बिजनेस की, एक कॉर्पोरेट की अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती है। एक टाटा कॉर्पोरेट है और टाटा कॉर्पोरेट की अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है ना। जैसे मैंने बताया दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो तेजी से बढ़ता बाजार मतलब मार्केट की ग्रोथ रेट और दूसरा होता है मार्केट शेयर कंपनी का। तो मैंने स्टार स्टेज में आपको क्या बताया था कि तेजी से बढ़ता बाजार मतलब मार्केट की ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और मार्केट का शेयर भी ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था टाटा ऑटोमोबाइल इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क कंडीशन में मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह श्रेणी, तो ये प्रश्न चिन्ह श्रेणी, तो प्रश्न चिन्ह श्रेणी में मैंने मार्केट ग्रोथ रेट जो बताई थी वो बताई थी कि कम है ना, सॉरी मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मार्केट का जो शेयर है वो कम है। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है। मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा है और मार्केट का जो शेयर है वो कम है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था टाटा तनिष्क का। टाटा तनिष्क जो ज्वेलरी सेगमेंट में है, तो ज्वेलरी सेगमेंट का मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत तेज है, लेकिन मार्केट शेयर टाटा का ज्वेलरी में बहुत कम है। तो मार्केट शेयर, तो एक तेजी से बढ़ते बाजार में मतलब मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है, तेजी से बढ़ता बाजार ये हो गया। और प्रश्न चिन्ह श्रेणी में जो व्यापार इकाई है अर्थात टाटा तनिष्क जो है, टाटा तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट जो है, सापेक्षता बाजार का हिस्सा कैसा होता है, मार्केट शेयर, बाजार हिस्सा मतलब मार्केट शेयर, तो टाटा का मार्केट शेयर कैसा है, यहां पे लो है, तो आंसर हो जाएगा अल्प। मार्केट शेयर कैसा हो जाएगा, अल्प। ठीक है, डॉग्स में क्या होता है, टाटा वेस्ट साइड बताया था मैंने, टाटा वेस्ट साइड, टाटा वेस्ट साइड में क्या है कि मार्केट का ग्रोथ रेट कपड़े का कम है और मार्केट शेयर भी जो है वो कम है। ठीक है, तो मार्केट का ग्रोथ रेट भी कम है, कपड़ा बाजार का इतना ग्रोथ रेट नहीं है, जितना चल रहा है उतना चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि महीने भर में आपको कपड़े की डिमांड डबल हो जाए, तो मार्केट का ग्रोथ रेट भी कम है और टाटा वेस्ट साइड, टाटा का कपड़े के में मार्केट में शेयर भी बहुत कम है। तो इसमें बेहतर है कि मतलब कंपनी, जो कोई भी कंपनी हो, उसको बाजार से निकल जाना बेहतर होता है। तो इसमें दोनों कम होते हैं, जबकि इसमें तेजी से बढ़ता बाजार बोला है और बाजार का हिस्सा कम है। तो कौन सा है, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह सीरीज है, तो आंसर हो जाएगा मार्केट शेयर कैसा है, बाजार हिस्सा कैसा है, अल्प है। ये आंसर आपका दिख रहा है यहां से। कैश काउ में क्या होता है कि मार्केट का शेयर तो ज्यादा होता है, लेकिन मार्केट की ग्रोथ रेट जो होती है वो कम होती है। एफएमसीजी बताया था, टाटा एफएमसीजी, चाय की पत्ती और नमक टाटा के आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि महीने भर में नमक डबल लगने लगे या चाय डबल लगने लगे। तो मार्केट का ग्रोथ रेट तो कम होता है, लेकिन मार्केट का शेयर अच्छा है टाटा का इसमें, चाय में और नमक वगैरह में।
तो यहां से हमेशा फायदा निकलता है कंपनी का। कैश काऊ है, कामधेनु गाय है ये, कैश काऊ है। तो कैश काऊ का फायदा, जो जिन दूसरी यूनिट्स में पैसा की जरूरत होती है वो पैसा यहां से उठ के यहां पे लगता जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, मैट्रिक्स यूएसए की कंपनी है ये, बीसीजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैट्रिक्स मैंने शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजारी मूल्य पर नहीं करना डैश कहलाता है। ठीक है, मतलब जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस में जो लेना देना कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो लागत मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, ना कि मार्केट प्राइस पे। सारा का सारा जो आप लेखन कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं लेन देन का, वो जो चीजें आपके पास रखी हुई हैं, वो रखी हुई चीजों का आप जो कॉस्टिंग कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो लागत मूल्य पर लगा रहे हैं, कॉस्टिंग के हिसाब से लगा रहे हैं। बाजार मूल्य भले से ही उसका बढ़ गया हो, लेकिन उसके बाजार मूल्य पर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन या उसका अभिलेखन खाते बही में नहीं करते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं लागत मूल्य पर करते हैं, तो बहुत साधारण सा है, इसको बोलेंगे लागत अवधारणा या कॉस्ट हाइपोथेसिस या कॉस्ट बेसिस अजम्पशन। समय अवधि अवधारणा नहीं हो सकता, बोध अवधारणा, मादा अवधारणा, आंसर हो जाएगा लागत अवधारणा। 3-4 प्रकार की अवधारणाएं मैंने बताई हैं, ये लेक्चर नंबर 55 में जाके आपको एज इट इज ये थ्योरी मिलेगी, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। सो बस आपको क्वेश्चन समझने की देर है, क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन किस टॉपिक से है। सो सीधी सीधी थ्योरीज है। लागत पर जो है, कोई भी वस्तु आपके पास है तो जितनी लागत पे आपने उसको बनाया था वो लागत मूल्य आप जोड़ेंगे, ना कि उसका बाजार का प्रेजेंट मूल्य यदि बढ़ भी गया है तो वो मूल्य से आप उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अजम्पशन या लागत अवधारणा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। और पन्ना कंपटीशन क्लासेस के नाम से अपना एक YouTube चैनल है जिसमें 63 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट मैनेजमेंट के पड़े हुए हैं दोस्तों। उसका PDF आपको चाहिए हो तो मोबाइल नंबर इसी लिंक में दिया हुआ है, इसी लेक्चर की लिंक में। सो उस मोबाइल पे आप व्हाट्सअप करें और नॉमिनल चार्जेस पे PDF प्राप्त करें, और बाकी जल्दी लेक्चर्स को पढ़ के 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स हैं वो पढ़ के और यहाँ पे प्रैक्टिस मेरे साथ करें। भगवान करेगा तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप सिलेक्शन को पाएंगे। थैंक यू।